नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। गोपीनाथपुर कोलियरी में केबल लुटेरों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर 20 मीटर केबल लूट लिए हैं। कोलियरी के अन्य कर्मियों से घिरते देख अपराधियों ने बमबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया है। जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके चलते केबल लुटेरे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर गोपीनाथपुर कोलियरी में केबल लुटेरों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर 20 मीटर केबल लूट लिया और इस वारदात के बाद अपराधियों की ओर से बमबाजी की गई। जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ की ओर से 4 राउंड फायरिंग भी की गई है। कुछ दुष्कृती आए थे और हमारे यहाँ से जो पंप चल रहा था उसका केबल नियर अबाउट आपको 20 मीटर यानी कि 60 फीट के लगभग लोग काट के ले गए। और फिर जब खला से हल्ला हल्ला किया, उधर से सब आदमी आ गया तो बाकी केबल छोड़ के वो लोग भाग गया। मोटा मोटी 20 मीटर की एक अप्रॉक्स केबल वो लोग लेके चल गए। और देखिए, धनबाद में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। बीती रात हथियार से लैस अपराधियों ने एक गुलगुलिया के घर पर धावा बोल दिया और बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। निरसा थाना क्षेत्र के देवियाना मोड़ के पास अपराधियों ने लूटपाट की है। अपराधियों ने भीख मांगने के लिए परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट भी की है। किसी को पहचान में नहीं आया ना? नहीं बाबू। तो लड़का हमारा नाती था, उसको गोदी में उठा लिया, बोला कि इसको काट देंगे, नहीं देगा तो काट देंगे। मजबूरन हमको जान बचाने के लिए 600 रुपया रखा हुआ था, 700 वो दिए। लड़की का बटुआ में मेरा यहाँ पैसा रखा हुआ था, वो छीन के ले गया। लड़की का एक छोटा जेवर था, वो भी गर्दन से लेडीज था, वो जीन्स लेडीज का गर्दन में हाथ डाल के और नोच के लेके चला गया। हमारा बीवी का भी एक जेवर था 2 भरी का, वो भी नोच के लेके चला गया। बहुत मारा, हमारा बीवी को मारा, लड़का को मारा, हमको मारा, दामाद को मारा। और वहीं 30 जनवरी रविवार को रांची रेलवे स्टेशन पर शाम 5:40 पर ट्रेन नंबर 18628 रांची हावड़ा इंटरसिटी जैसे ही खुली, उसी समय चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला फिसल गई। लेकिन उसी समय आरपीएफ के एक जवान ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बचा लिया और ट्रेन में सवार होने में मदद की। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान विष्णुकांत ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान को बचा लिया है। हो भाई साहब बच गई भाई। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 2 महत्वपूर्ण सड़क की सौगात दी। बानोक्याती नक्सल प्रभावित रायकेरा में पहुंचकर यहां 7 किलोमीटर की 2 महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास किया गया। यह अति नक्सल प्रभावित इलाका है। यह सड़क बन जाने से रायकेरा का उड़ीसा और प्रखंड मुख्यालय जुड़ जाएगा। बहुत दिनों से यहाँ के लोगों की भी मांग थी और सड़क की हालत भी ख़राब थे। उसका आज शिलान्यास हुआ। जल्दी से जल्दी गुणवत्ता युक्त यह सड़क बने और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले। सड़क लाइफलाइन होता है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और सड़क यदि अच्छी हो, आवागमन की सुविधा मिल जाए तो हर तरह से लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे मेरे संज्ञान में है और जो मुझे जानकारी है, राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दिया था, इनका नाम भी भेजा गया था पैनल वहां स्वीकृति के लिए। अब किसी कारणवश वहां से स्वीकृति नहीं मिली है तो राज्य सरकार तो ये मानकर चलेगी कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं या ये अभी पद पर बने रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई निर्देश आता है केंद्र का, यूपीएससी का,
तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा का टेन्योर को 1 साल को बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार के पास अनुशंसा कर दी है। अब केंद्र सरकार अगर जागरूक हो, केंद्र सरकार को अविलंब इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि डीजीपी के अभाव में राज्य का स्वाभाविक तौर पे शासन प्रशासन जो है वो उसमें खलल पहुंचता है। तो केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक जब राज्य सरकार ने उस पर अनुशंसा कर दी है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेकर के जल्द से जल्द डीजी के मामले में हस्तक्षेप करके और जो अनुशंसा राज्य सरकार ने किया है उस पर अमल करते हुए नीरज सिन्हा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे देना चाहिए। स्टेट है और हाल के दिन में तो अब तो शहरों में भी गैंग वॉर हो रहा है, तो शहर और ग्रामीण इलाके जो हैं वो दोनों हाइपर सेंसिटिव है झारखंड के। तो मुझे लगता है जो भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसे राज्य और केंद्र को आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड नक्सलवाद के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव रेड जोन है और बहुत मुश्किल से हमारे बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ी थी। तो जब डीजीपी का पद जैसा सेंसिटिव पद है, इसमें असमंजस की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। जो रिटायरमेंट, जैसे किसी का 31 को रिटायरमेंट है तो 31 को रिटायरमेंट से पहले वो ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। जैसे मेरा एक्सटेंशन हुआ था तो 31 को ऑर्डर्स आ गए थे कि एक्सटेंशन ग्रांट किया जाता है। अगर वो नहीं आएगा तो ऑफिसर ऑटोमेटिकली रिटायर कर जाएगा। और इसमें मेरी जो समझ है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार इसमें नहीं है और कोई और विकल्प नहीं है, उनको किसी दूसरे को डीजीपी अपॉइंट करना होगा। और इस मामले में बीजेपी नेता अनंत अमित ने बताया कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यूपीएससी ने राज्य के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है और यूपीएससी ने शायद ये जवाब दिया है डीओपीटी को कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है इस वजह से उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। उसी आधार पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि डीओपीटी ने इनके 2 साल की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और खबरों के आधार पे ये लग रहा है कि राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार के आधार पर इनको रेगुलर करना चाह रही है डीजीपी साहब को। अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि आईपीएस और आईएएस का मामला या आईएफएस का मामला जो स्टेट में करते हैं ये पूर्णतः से भारत सरकार के अधीन होता है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। और जब भी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों का जब रिटायरमेंट होता है उसके 2 या 3 महीना पहले उनका जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो जाता है। तो हमें ये जानकारी है कि माननीय नीरज सिन्हा साहब का भी वो जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो गया है। वहीं झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने को लेकर ये दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं। सरकार के साथ में समन्वय में और किस प्रकार से हम सरकार के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं उस पर सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया। सरकार चल रही शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है, पर ऐसा फील नहीं होता। कांग्रेस के कई बार ऐसा तो कोई नहीं भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया। उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया। कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चनें हैं जहां पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। जहां पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था उन वादों को भी हमको पूरा करना है। और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे। इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि अभी भी पार्टी में दूसरी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी बैठे हैं। वहीं मंत्रालय को लेकर भी इरफान अंसारी ने कांग्रेस प्रभारी के सामने अपनी मांग रखी। इरफान अंसारी ने बताया कि पूर्व प्रभारी ने मंत्रिमंडल में ढाई साल में परिवर्तन की बात कही थी। आज हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनको जो सम्मान दिलाना चाहिए था हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं। पदाधिकारी आज हावी है, पदाधिकारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है और ना जाने लगता आज भी भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो हैं पदस्थापित हैं, क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं। और रांची में तिरिल धुरवा स्थित सर्वोदय आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। देश के लोकतंत्र को बनाने में, अक्षुण्ण रखने में और इसका प्रेरणा पूरे दुनिया को महात्मा गांधी जी ने दिया और आज उनके बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत देश में हम लोग बिना भेदभाव भाईचारे के साथ रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान एडीजी संजय आनंद लाटकर ने कहा कि रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 74 यूनिट ब्लड डोनेट करने का कार्यक्रम आह्वानित किया गया है और मुझे लगता है आपका जो प्रश्न है उसके लिए रेलेवेंट है कि जितने लोग ब्लड डोनेट करें। आज मैंने भी किया है, अन्य सीनियर पदाधिकारियों ने भी किया है। तो मैं इसमें झारखंड की जो विभिन्न इकाइयाँ, पुलिस की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे कि झारखंड जगुआर, ATS, उसके अलावा जैप और अन्य इकाइयाँ और पुलिस मुख्यालय के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है और आज महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड पुलिस के सदस्यों द्वारा रक्तदान का आज यहाँ पे आयोजन किया गया था। और देखिए, कोविड का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा शादी विवाह पर पड़ा है। एक तो कोविड का डर, तो दूसरा स्वास्थ्य महकमे की गाइडलाइन की वजह से शादी विवाह की पुरानी रौनक गुम सी हो गई है और यही वजह है कि दूल्हे राजा का घोड़ी चढ़ना मुश्किल हो गया है, जिसका सीधा असर घोड़े से जुड़े कारोबार पर पड़ा है। रांची के काके इलाके में स्थित इस अस्तंबल में 25 घोड़े मौजूद हैं और इस अस्तंबल में घोड़ों की 7 प्रजातियां मौजूद हैं। शेखावत के इस स्तंभल में लगन के दौरान पहले काफी भीड़ रहती थी, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण आया है तब से ही यहां लोगों का आना जाना कम हो गया है। शेखावत का यहां पर कहना है कि एक घोड़े के खाने पीने में महीने में करीब 12,000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन शादी विवाह में घोड़े की मांग कम होने से उनकी परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और देखिए, केंद्रीय बजट से झारखंड को भी काफी उम्मीदें हैं। झारखंड चैंबर ने झारखंड को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ ही राज्य में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री खोलने की भी मांग की है। पलायन रोकने के लिए कोई ठोस यहाँ का वो एक निर्णय होना चाहिए और उसको मजबूती दे राज्य सरकार को, ताकि यहाँ से पलायन रुके और यहाँ के लोग यहीं पर काम करें। ये ऐसी आवश्यकता चेंबर महसूस। हम लोग 2 साल से कोरोना की महामारी झेल चुके हैं
और झारखंड प्रदेश को केंद्र सरकार से काफ़ी आशाएं हैं। अभी झारखंड जैसे आपको पता है जाल बिछाया जाए, ना ही उससे रोजगार में असीम संभावनाएं बढ़त होगी, लेकिन राजस्व की भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। और दूसरी हमारी मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है कोई भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। मेरी मांग होगी कि यहाँ पर रोड, रेल और जल मार्ग विकसित किया जाए, जिससे कि लोगों का और सामान का परिचालन में आराम हो और यहाँ का व्यवसाय बढ़े। मेरी एक और मांग होगी, टूरिज़्म की एक बहुत अहम भूमिका रहती है कोई भी प्रदेश के लिए। ना ही वो एक राजस्व प्राप्ति का एक स्रोत होता है, बट एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा अवसर होता है। तो मेरी मांग होगी कि झारखंड में फ्लोरा फौना की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो उसका भौगोलिक जो आकार है, उसके तहत टूरिज़्म, वाटरफॉल्स, ये सब जो हैं, और साथ ही साथ जो धार्मिक टूरिज़्म और इको टूरिज़्म की भी प्रचार यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो हमारी ये मांग होगी कि झारखंड प्रदेश को अभी तक हम लोग ने पाया कि ये निगलेक्ट हुआ है सेंटर से। हमारी मांग होगी कि केंद्र सरकार, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस प्रदेश पे ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो उगता भारत और जो एक हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे भारत के एक ऐसे भारत का निर्माण जहाँ हर जगह हर कोने पे जो है डेवलपमेंट हो, वो हमको लगता है झारखंड को उस मॉडल में देखा जाए और इसी को हम लोग आगे लेके चलें। धन्यवाद। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए नीलकांडन नैयर के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सफर में हम कई नायाब बच्चों से मिले। कुछ नए नए आविष्कार कर रहे थे और कुछ पुरानी प्राचीन कलाओं में निपुण थे। ऐसे ही एक यंग जीनियस थे नीलकंठन नायर। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका इस सफर में जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा था। नीलकंठन, नमस्कारम। നമസ്കാരം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പം എനിക്ക് വിദ്യുജാമലിനെ കാണാമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ബോംബെ വന്നപ്പോൾ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതാണ് ഏറ്റവും ജാസ്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? എനിക്ക് ഉർമി വിജയാണ്. ജംവാൽ സർ ഉർമി ചെയ്തോ? അതിന് ആവുണ്ടോ? എനിക്ക് വിദ്യുജാമലിനെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കാണുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് പോലായിരുന്നു. പിന്നെ വിദ്യുജാമലിനെ കണ്ട് വിദ്യുജാമൽ എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും തന്നു. അത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ, ചെയ്യാറുണ്ട്. നീലകണ്ഠന്റെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഷോല വരാൻ പോവാന്ന്? ആ, പറഞ്ഞു. वेरी गुड नीलकंठन, ऑल द वेरी बेस्ट। नीलकंठन नायर का कहना है कि उनको विद्युत जामवाल से मिलना उनका सपना था। वो उनके हीरो हैं और जब वो उनसे वहाँ मिले तो उनको ऐसा लगा कि उनका सपना सच हो गया। और साथ ही उसके बाद वो अचंभित इस बात से रह गए कि विद्युत जामवाल ने उनके साथ कलर ही किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।